जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित कुछ प्रश्न। उससे पहले इस चैप्टर का अध्ययन कर लेते हैं। तो सभी लोग, सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू करने से पहले हम यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यूरोप क्या है? यूरोप दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है। क्या है यूरोप? यूरोप दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है। समझे बात को? यह अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक और आर्थिक विरासत के लिए जाना जाता है। यूरोप में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यह महाद्वीप पश्चिम में अटलांटिक महासागर, ठीक है। पश्चिम में क्या? अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पूर्व में एशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। ये यूरोप का भौगोलिक स्थिति है। ये जो यूरोप है, पश्चिम में क्या है इसके? अटलांटिक महासागर है। यूरोप के पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर। समझे बात को? और यूरोप के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है, ठीक है। यूरोप के दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर है। और पूर्व में क्या है? एशिया से घिरा हुआ है। ये रहा यूरोप का भौगोलिक भौगोलिक स्थिति, ठीक है। यूरोप का देखिए क्षेत्रफल कितना है। यूरोप का क्षेत्रफल है 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। यूरोप का क्षेत्रफल कितना है? 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर। ये है यूरोप का टोटल क्षेत्रफल, ठीक है। पर्वत श्रृंखला, प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन कौन से आते हैं यूरोप में? आल्प्स आते हैं, उरल, करपोथियन और पाइरेनीज। उसके बाद प्रमुख नदियां हैं ड्यून, राइन, वोल्गा, थिम्स, सेन। ये सब प्रमुख नदियां हैं। सबसे छोटा सबसे छोटा देश यूरोप का वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश क्या है यूरोप का? वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा देश है रूस। देखिए, रूस का जो कुछ भाग एशिया में आता है, कुछ भाग यूरोप में आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि यूरोप का सबसे बड़ा देश, उसमें रूस ना रहे तो उसकी जगह यूक्रेन देगा आपको, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे क्या रहेगा? यूक्रेन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत अगर रूस ना दे तो? समझे? कोई दिक्कत? क्योंकि रूस का जो कुछ भाग है यूरोप में आता है और कुछ भाग क्या चीज में आता है? एशिया में आता है। समझे बात को? कोई दिक्कत? ये तो यूरोप के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। यूरोप के पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर है। यूरोप के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। यूरोप के दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर है। और पूर्व में क्या है? एशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर। पर्वत श्रृंखला प्रमुख कौन कौन सी है? आल्पस है, उरल है, कार्पोथियन है, पाइरेनीज है। और प्रमुख नदियां ड्यूनब, राइन, वोल्गा, थिम्स और सेन, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस, या फिर अगर रूस नहीं आएगा तो यूक्रेन मारिएगा। सबसे छोटा देश क्या है? वेटिकन सिटी। कोई दिक्कत? ये तो यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके देश के प्रति एकता और प्रेम को जागृत करता है। समझे बात को? तो अगर आपके अंदर देश के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, एकता जागृत हो रहा है, राष्ट्र के प्रति कुछ करने का अंदर से जुनून पैदा हो रहा है, तो समझ लीजिए आप भी क्या एक राष्ट्रवादी बनने वाले हैं। राष्ट्रवाद का परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार का है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, ठीक है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता और राष्ट्रीय पहचान को जन्म देता है। ये है हमारा राष्ट्रवाद, ठीक है। किसी भी देश के अंदर एकता और राष्ट्रीय पहचान को जन्म देता है कौन? राष्ट्रवाद। कौन? राष्ट्रवाद। इंग्लिश में राष्ट्रवाद को बोलते हैं नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? तो राष्ट्रवाद का परिभाषा क्लियर हुआ। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता और राष्ट्रीय पहचान को जन्म देता है। समझे बात को? ये इसका जो परिभाषा है इसको लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए। राष्ट्रवाद यूरोप में पढ़ने से पहले पूर्ण जागरण को देख लीजिए। पूर्ण जागरण मतलब क्या होता है? पूर्ण जागरण मतलब होता है, पूर्ण जागरण का अर्थ जो होता है, या तो होता है पूर्ण जन्म या तो पुनरुत्थान। पूर्ण
रुद्धान या फिर पुनर्जन्म मतलब क्या होता है कि आप जो है पुराने सोच को छोड़कर नए सोच अपनाएं। ठीक है, यही है पूर्ण जागरण। समझे बात को? तो पूर्ण जागरण जो है, पूर्ण जागरण का अर्थ होता है पूर्ण जन्म या पूर्ण रुद्धान। पूर्ण जन्म या पूर्ण रुद्धान मतलब पुराने सोच को त्याग दीजिए और नए सोच को अगर आपके अंदर विकसित हो रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, पूर्ण जागरण है। कोई दिक्कत? पुराना सोच मतलब क्या? जैसे पुराने रीति रिवाज को छोड़कर नए रीति रिवाज को अपना लेना। समझे बात को? यही क्या है आपका पूर्ण जागरण है। पूर्ण जागरण का कालखंड मतलब कब से कब तक पूर्ण जागरण चला, तो ये 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच चला था। क्या पूर्ण जागरण का कालखंड है? 14वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी इटली में हुई थी और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला। इसी से राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मुख्य विशेषता क्या है पूर्ण जागरण का? कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन में नई सोच का विकास। ठीक है, इसका मुख्य विशेषता क्या है पूर्ण जागरण से? कला में, विज्ञान में, साहित्य में और दर्शन में नए सोच का विकास हुआ पूर्ण जागरण से। इसका प्रभाव क्या पड़ा पूर्ण जागरण का? मध्ययुगीन और अंधविश्वासों को तोड़कर वैज्ञानिक और तर्कशील दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। समझे बात को? पुराने जो परंपरा थी, अंधविश्वास था, उसको तोड़कर नए रीति रिवाज, नए परंपरा और वैज्ञानिक तर्कशील बातों को अपनाया गया। समझे बात को? मतलब कोई भी बात हवा में नहीं बोला जाता था, उसके पीछे तर्क होता था। और प्रमुख विचारधारा के कौन कौन इसमें है? तो मानवतावाद में मानव के केंद्र पर विचारधारा पर जोर दिया गया। ठीक है, मानवतावाद जिसमें मानव केंद्रित विचारधारा पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। पहले धर्म केंद्रित था, जात केंद्रित था, समझे बात को, एक वर्ग केंद्रित था, लेकिन अब क्या, मानवतावाद को केंद्रित करके मानव के विचारधारा पर क्या किया गया, जोर दिया गया। यही था आपका क्या, पूर्ण जागरण। तो पूर्ण जागरण समझ गए? पूर्ण जागरण मतलब क्या? पुराने सोच को छोड़कर नए सोच को अपनाना। इसका कालखंड 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी। शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। इसकी मुख्य विशेषता कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन में नई सोच का विकास। यही था क्या, पूर्ण जागरण था। समझे बात को? कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब देखते हैं राष्ट्रवाद और यूरोप में इसका विकास कैसे हुआ। राष्ट्रवाद का यूरोप में विकास होने का सबसे मेन कारण है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का। समझे बात को? राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का परिणाम है। ठीक है, मतलब जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स का जो परिणाम है वो क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, पूर्ण जागरण के काल से ही राष्ट्रवाद का बीजारोपण हो चुका था, यानी पूर्ण जागरण के समय ही राष्ट्रवाद क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यह अधिक उन्नत रूप से प्रकट हुआ। समझे बात को? जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय से और राष्ट्रवाद क्या हो गया था, उग्र हो गया था। फ्रांस क्रांति और नेपोलियन का योगदान है राष्ट्रवाद का उदय में यूरोप में। ठीक है, अगर फ्रांस से क्रांति नहीं होता, नेपोलियन राजा नहीं बनता, तो शायद राष्ट्रवाद का उदय ना हो पाता। समझे बात को? क्रांति ने जो है, फ्रांस की क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्ग से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया था। फ्रांस की क्रांति क्या किया था, जो राजा महाराजा का शासन था उसको हटा के एक आम आदमी को सत्ता दे दिया था। समझे बात को? यही फ्रांस की क्रांति ने किया था। नेपोलियन के अभियानों ने यूरोप में राष्ट्रीयता और नवयुग का संदेश दिया था। जर्मनी और इटली के राज्यों को वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की गई। नेपोलियन की नीतियों से यूरोप में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। तो नेपोलियन और फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के योगदान में, राष्ट्रवाद के युद्धे में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। आगे देखिए, 1815 का वियना सम्मेलन, ये भी राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। देखिए, ये वियना सम्मेलन क्या है? ये जो वियना सम्मेलन हुआ था सन 1815 में हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कहाँ हुआ था वियना सम्मेलन? वियना में हुआ था। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। स्थान कौन सा था? वियना था। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। समझे बात को? आयोजक कौन था वियना सम्मेलन का? आयोजक था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। ठीक है, वियना सम्मेलन का आयोजक कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। ठीक है, यूरोप की विजयी शक्तियाँ जैसे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ठीक है, वियना में क्या हुई, एकत्र हुई। ठीक है, कौन कौन सी जो है राष्ट्र के राजा जो थे यहाँ पे एकत्र हुए थे?
ऑस्ट्रिया हो गए, ब्रिटेन हो गए, रूस हो गए, प्रसा हो गए, ये सारे देश के राजा जो थे इस सम्मेलन में क्या हुए थे, एकत्र हुए थे। समझे बात को। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन? इसका प्रमुख उद्देश्य था नेपोलियन के युद्ध से उत्पन्न अस्थिरता को समाप्त करना। नेपन मतलब क्या बोल रहा है कि नेपोलियन का जो युद्ध था उससे पूरा यूरोप में अस्थिरता पैदा हो गया था, पूरा फ्रांस में क्या हो गया था, अस्थिरता पैदा हो गया था। ठीक है, तो उसी को क्या करना था, रोकना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, किसका, वियना सम्मेलन का। समझे बात को। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन आ जाएगा, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। आयोजक भी वही थे, समझे बात को, अध्यक्षता भी वही कर रहे थे। कोई दिक्कत? इसका मेन मकसद क्या था कि पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया इसमें। ठीक है, मतलब पुरानी जो राजशाही व्यवस्था थी ना उसको फिर से स्थापित करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। यही था मेन मकसद वियना सम्मेलन का। समझे बात को। तो कोई क्लियर, कोई दिक्कत इसमें बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ? वियना में। वियना क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसके आयोजक कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। कौन कौन से राष्ट्र जो है एकत्र हुए थे? तो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। ठीक है। उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के युद्ध के कारण जो अस्थिरता पैदा हुई थी उसको क्या करना, रोकना, समाप्त करना। और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। क्या किया था? अध्यक्षता। समझे बात को। इसका जो है मेन उद्देश्य क्या था कि पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। पुरानी राजशाही व्यवस्था को क्या करना, पुनः स्थापित करना। मतलब जो कॉमन वर्ग में सत्ता गया था, आम आदमी के पास सत्ता गया था, फिर उसको अभिजात वर्ग के पास ले जाना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही। समझे बात को। तो वियना सम्मेलन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? वियना सम्मेलन क्लियर हो गया। सन 1865 1815 में इसका क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। स्थान कौन सा था? वियना था। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना। और आयोजक कौन थे? मेटरनिक थे। मेटरनिक कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। कौन कौन सा राष्ट्र एकत्र हुआ था? कौन कौन सा राष्ट्र एकत्र हुआ था? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा। उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के युद्ध से जो उत्पन्न अस्थिरता को समाप्त करना था। नेपोलियन के युद्ध से जो अस्थिरता उत्पन्न हुआ था उसको क्या करना था, समाप्त करना था। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहे थे। समझे बात को। पुरानी राजशाही व्यवस्था को क्या करना था, पुनः स्थापित करना था। यही था क्या, वियना सम्मेलन। समझे बात को। कोई दिक्कत? आगे देखिए, मेटरनिक व्यवस्था और विभाजन। देखिए, मेटरनिक व्यवस्था और विभाजन जो है वो भी राष्ट्रवाद उदय का जो है प्रमुख कारण है। ठीक है। मेटरनिक जो था एक नंबर का प्रतिक्रियावादी था। समझे बात को। प्रतिक्रियावादी मतलब सोचते हैं जो पुराने व्यवस्था को समाप्त ना होने दे, है ना। इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था। ठीक है। इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। समझे। विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग शासकों के अधीन कर दिया गया था, यानी अलग अलग जो क्षेत्र था अलग अलग शासकों के बांट दिया गया था। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ बनाया गया जो अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया में नियंत्रण में रहा। अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में रहा। मतलब क्या, जर्मनी को जो 39 रियासतों में क्या कर दिया गया था, बांट गया था। और इसका पूरा नियंत्रण किसके पास था? ऑस्ट्रिया के पास था। किसके पास था? ऑस्ट्रिया के पास था। ठीक है। यानी 39 रियासतों का संघ जो बनाया गया था उसका नियंत्रण किसके पास था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के पास था। ठीक है। इसको पूरा कंट्रोल कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। ठीक है। फ्रांस में लुई 18वां को राजा बनाया गया। ठीक है। फ्रांस में लुई 18वां को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। लुईस 18 को क्या बनाया गया था, फ्रांस में राजा बनाया गया था। समझे बात को। तो मेटरनिक व्यवस्था और विभाजन से भी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। वियना सम्मेलन के प्रभाव और राष्ट्रवाद का पूर्ण जागरण। देखिए, प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी नहीं रही। मतलब हमेशा के लिए नहीं रहा है, टेम्पररी था। समझे बात को। परमानेंट नहीं हुआ। प्रतिक्रियावादी शक्ति अभी बताया। प्रतिक्रियावादी मतलब क्या, जो पुराने तौर तरीके पुराने व्यवस्थाओं को समाप्त होने ना दे, पुराने सोच वाले लोग। समझे बात को। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और अधिक विकसित हो गई। ठीक है। किसके बाद? वियना सम्मेलन के बाद, पूर्ण जागरण के बाद। 1830 1848 की क्रांतियों के रूप में राष्ट्रीयता की लहर पुनः उठी।
ठीक है। 1830 और 1848 का जो क्रांति हुआ था, उससे जो है राष्ट्रवाद का जो लहर था और तेजी से उठा। लुई 18वें ने सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों में संतुलन बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, ये तो समझ गए। आगे देखिए, प्रतिक्रियावादी क्या होता है। तो प्रतिक्रियावादी का अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रियावादी एक ऐसी विचारधारा है, ठीक है, जो पुराने परंपरागत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन करती है, समझे बात को, और किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार का विरोध करती है। जो पुराने व्यवस्थाओं को बनाए रखे वही क्या है? प्रतिक्रियावादी है। प्रतिक्रियावादी एक ऐसी विचारधारा है जो पुराने व्यवस्थाओं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर तरीकों को बनाए रखे, समझे बात को। प्रतिक्रियावादी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रतिक्रियावादी का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत राजतंत्र और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। मतलब जो पुराने तौर तरीके हैं, राजा महाराजा वाला, मंत्री वाला, ये सारा सिस्टम बना रहे, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है प्रतिक्रियावादी का। लोकतंत्र, उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसी नई विचारधारा का विरोध करना है। प्रतिक्रियावादी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि लोकतंत्र, उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसी नई विचारधारा क्या क्या करना है? विरोध करना है। सत्ता पर पुराने शासकों, प्रजाओं, अभिजात वर्ग का नियंत्रण बनाए रखना है, समझे बात को। मतलब सत्ता पे किसका कंट्रोल होना चाहिए? राजा का होना चाहिए, समझे बात को। और जितना भी जात वर्ग है, मतलब अमीर टाइप के लोग हैं, और जो भी राजा से संबंधित लोग हैं, उनका कंट्रोल होना चाहिए किस पे? सत्ता पे, समझे बात को। इसका यही मुख्य उद्देश्य है किसका? प्रतिक्रियावाद का। प्रतिक्रियावाद क्लियर हुआ। प्रतिक्रियावाद क्या था? एक ऐसी विचारधारा जो पुराने परंपरागत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने का समर्थन करती है, समझे बात को। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत राजतंत्र और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। क्लियर है? लोकतंत्र, उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा को समाप्त करना, सत्ता पर पुराने राजशाह और अभिजात वर्ग का नियंत्रण बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य, समझे बात को। क्लियर है? आगे देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। चार्ल्स दसम जो थे, फ्रांस के राजा थे। 1830 में चार्ल्स दसम क्या थे? फ्रांस के राजा थे। चार्ल्स दसम का जन्म जो 1757 में हुआ था, वे डॉफिन लुई और डॉफिन मेरी जोसेफ के सबसे छोटे बेटे थे, समझे बात को। वे 1824 में अपने भाई लुई 18वां की मृत्यु के बाद राजा बने थे। मतलब चार्ल्स दसम जो था, कब राजा बने थे? 1824 में, जब लुई 18वां का मौत हो गया था। चार्ल्स दसम ने अपने भाई लुई 18वां की तुलना में ज़्यादा रूढ़िवादी रुख अपनाया था। रूढ़िवादी समझते हैं? रूढ़िवादी मतलब क्या? जो पुराने परंपरा तौर तरीकों को अपनाया, उसको क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। पुराने परंपरा तौर तरीकों वाला सोच वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी बोलते हैं, ठीक है। चार्ल्स दसम अपने भाई लुई 18वां की तुलना में ज़्यादा क्या थे? रूढ़िवादी थे, ठीक है। चार्ल्स दसम को 1830 में जुलाई की क्रांति के जरिए उखाड़ फेंका गया था। मतलब 1830 में जो जुलाई का क्रांति हुआ था, उसमें चार्ल्स दसम को राजा के पद से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, समझे बात को। तो दिक्कत, तो जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम का जन्म कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ठीक है। वो राजा कब बने? 1824 में बने, लुई 18वां के मौत के बाद, समझे बात को। उनकी सोच कैसी थी? रूढ़िवादी वाले सोच। और चार्ल्स दसम को 1830 में जुलाई क्रांति के जरिए उखाड़ फेंका गया, समझे बात को। आगे देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये चार्ल्स दसम ही था, ठीक है। ये जो है राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया, ठीक है। 1830 में जो था, राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाया जाने का प्रयास किया गया था। उसके कारण भी जो है ये 1830 की क्रांति हुई थी, जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी। पोलोग्रेक को प्रधानमंत्री बनाकर अभिजात्य वर्ग को विशेष अधिकार देना, ये भी मुख्य कारण था, ठीक है। पोलोग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया गया और अभिजात्य वर्ग को और ज़्यादा विशेष अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। लुई 18वें की समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया गया? हटाने का प्रयास किया गया। और उदारवादियों और प्रतिनिधि सदन का क्या किया गया? विरोध किया गया था। ये मुख्य कारण था जुलाई 1830 की क्रांति का, समझे बात को। जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास, समझे बात को। दूसरा क्या?
पॉलीग्रेक को क्या किया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया और अभिजात वर्ग को और विशेष अधिकार प्रदान कर दिया। समझे बात को। और लुई 18वां की समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उदारवादी और प्रतिनिधि सदन का विरोध किया गया। समझे बात को। लुई ये जो चार्ल्स दसम था 4 अध्यादेश दिया, ठीक है। उदार तत्वों को कुचलने का प्रयास किया। 25 जुलाई 1830 को बहुत सारा आदेश दिया चार्ल्स दसम, ठीक है। मतलब चुनाव में थोड़ा सा बदलाव किया, अभिजात वर्ग को बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त दे दिया। समझे बात को। क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1830 को पेरिस में विद्रोह और गृह युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। 1800 जुलाई 1830 की क्रांति कब शुरू हुई थी, 28 जुलाई 1830 को कहाँ शुरू हुआ था, पेरिस में विद्रोह और गृह युद्ध छिड़ गया था। वहीं से जो है ये जुलाई 1830 की क्रांति शुरू, ठीक है। इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम निकला कि चार्ल्स दसम इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। देखा कि बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा, आंदोलन कर रहे लोग, भाग गए चार्ल्स दसम, कहाँ, इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। अल्सेस वंश सत्ता में आया, ठीक है। अल्सेस वंश क्या आया, सत्ता में आया। लुई फिलिप राजा बना, उदारवादी और जनता के समर्थन से, ठीक है। उदारवादी और किसके, जनता के समर्थन से राजा बना। कौन, लुई फिलिप, ठीक है। नई नीति उदारवाद और संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में बनी, ठीक है। नया नया नीति बनाया गया, पॉलिसी बनाया गया जो किसके पक्ष में था, उदारवाद और संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में था। समझे बात को, कोई दिक्कत। तो जुलाई 1830 की क्रांति क्लियर है। इसका मुख्य कारण चार्ल्स दसम था, ठीक है। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश पारित किया, उसके कारण बहुत सारे जो उदार तत्व थे उसके कुचलने का प्रयास किया गया। क्रांति की शुरुआत 28 जुलाई 1830 को पेरिस में विद्रोह से शुरू हुआ, ठीक है। और वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया था, कोई दिक्कत। तब परिणाम क्या निकला, चार्ल्स दसम इंग्लैंड से भाग गया, इंग्लैंड में भाग गया, है ना। और फ्रांस में किसका, बुर्बो वंश का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। राजा कौन बना, अल्सेस वंश सत्ता में आया। कौन सा वंश, अल्सेस वंश क्या आया, सत्ता में आया। और लुई फिलिप को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया। कोई दिक्कत। और नई नीति उदारवाद और संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में बनी। तब जो नया पॉलिसी बना था किसके पक्ष में बना था, उदारवाद और संवैधानिक गणतंत्र। समझे बात को, कोई दिक्कत। आगे देखिए 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था। 1830 की क्रांति का प्रभाव देखिए, कट्टर राजस्ववादियों का प्रभाव कम हुआ, ठीक है। मतलब जो कट्टर राजा भावना वाला लोग थे ना, उनका प्रभाव क्या हुआ, कम हो गया। समझे बात को। और मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की विजय हुई। जो मिडिल क्लास थे उनका जो है सिद्धांत की क्या हुआ, विजय हुआ। और लोक संप्रभुता जो लोक के बारे में सोचते थे, पूरा राष्ट्र के बारे में सोचते थे, उनके सिद्धांत की क्या हुई, विजय हुई। 1830 की क्रांति का पहला दूसरा प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत पुनर्जीवित हुए। मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था, उस समय जो सिद्धांत अपनाया गया था उसको फिर से क्या किया गया, जीवित किया गया। वियना कांग्रेस के उद्देश्य को चुनौती मिली और यूरोप में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। तो 1830 की क्रांति का यही प्रभाव पड़ा था। और विभिन्न राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण और संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा मिला। समझे बात को। इटली और जर्मनी के एकीकरण की राह प्रशस्त हुई। यूनान, पोलैंड और हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुई। 1830 की क्रांति का प्रभाव ही था कि यूनान, पोलैंड और हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गया था, पूरा तेज हो गया था। फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ असंतोष बढ़ा, जिससे आगे और क्रांति का मार्ग खुला। ठीक है, फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ असंतोष बढ़ा, लुई फिलिप के चलते एक और क्रांति हुआ। ठीक है, आगे देखिए। तो ये समझ गए 1830 क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। जितने भी कट्टरवादी राजसत्तावादी थे उसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया, है ना। मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की विजय हुई और इटली और जर्मनी के एकीकरण की राह प्रशस्त हो गया। यूनान, पोलैंड, हंगरी और राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गया, तेज हो गया ये सब में। समझे बात को, तो दिक्कत। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। सन 1848 की क्रांति। देखिए सन 1848 से क्रांति क्या था, इसको ध्यान से सुनिएगा। लुई फिलिप उदार लेकिन महत्वाकांक्षी शासक। समझे बात को। मतलब लुई फिलिप का एक फिलॉसफी था, है ना, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करे। समझे बात को। मतलब अपना इतना भला किया, इतना भला किया कि जनता को भूल गया।
समझे बात को। उदारवादी था ये, लेकिन महत्वाकांक्षी भी था। समझे बात को, क्या था, महत्वाकांक्षी भी था। तो 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया ये लुई फिलिप। ठीक है, 1840 में प्रधानमंत्री कौन बना, गीजो बना, जो किसी भी सुधार के खिलाफ था, समाज में कोई सुधार नहीं लाना चाहता था। समझे बात को। और पूंजीपति वर्ग को समर्थन मिला, लेकिन शासन में कोई सुधार नहीं हुआ। पूंजीपति वर्ग थे, उनको क्या मिला, समर्थन मिला, शासन में कोई सुधार नहीं हुआ। पूंजीपतियों का मेन मकसद क्या है, निजी लाभ, पहले अपना लाभ हो। ठीक है, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ी, जिससे जनता में असंतोष फैला। ठीक है, 22 फरवरी 1848 को सुधारवादियों ने पेरिस में विद्रोह प्रदर्शन शुरू। 22 फरवरी 1848 को जो सुधारवादी थे, जो समाज में सुधार चाहते थे, उन्होंने क्या किया, पेरिस में विद्रोह प्रदर्शन शुरू कर दिया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ी और इंग्लैंड भाग गया। ये भी कहाँ, इंग्लैंड भाग गया लुई फिलिप। समझे बात को। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार दिया। मार्टिन और लुई बला के बीच मतभेद हुआ। समझे बात को। अतः अंततः लुई नेपोलियन फ्रांस का क्या बना, सम्राट बना। यानी सन 1848 ईस्वी की क्रांति का परिणाम क्या निकला, कि लुई नेपोलियन जो था, फ्रांस का क्या बना, सम्राट बना। क्रांति ने यूरोप के कई देशों जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्पेन आदि को प्रभावित किया। समझे बात को। इटली व जर्मनी के उदारवादियों ने राष्ट्रीय एकीकरण व संवैधानिक लोकतंत्र की क्या उठाई, मांग उठाई। समझे बात को, तो क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े, उससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद किसका प्रतिफल है, राष्ट्रवाद किसका प्रतिफल है, तो आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है राष्ट्रवाद। समझे बात को। और राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कब हुआ, पूर्ण जागरण काल से हुआ था, शुरू में ही बताए थे। यूरोप में राष्ट्रवाद को उन्नत रूप से कब देखा गया, राष्ट्रवाद को उन्नत रूप से कब देखा गया था यूरोप में, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। मतलब फ्रांस में जब क्रांति शुरू हुआ था 1789 में, उसी समय राष्ट्रवाद का उन्नत रूप देखा गया था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद कैसा रूप धारण कर गया, 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद था, उन्नत और आक्रामक रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में किस भावना को बढ़ावा दिया, तो राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया, बढ़ावा दिया। समझे बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, बोलिए। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को किसके नियंत्रण से बाहर किया, तो फ्रांसीसी क्रांति जो था, अभिजात्य वर्ग को जो है राजनीति से क्या किया, बाहर किया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली को किस रूप में स्थापित किया, तो नेपोलियन ने जर्मनी और इटली को एक वास्तविक और राजनीतिक संरचना के रूप में क्या किया, स्थापित किया था। ठीक है, नेपोलियन की नीतियों से यूरोप में किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, तो फ्रांसीसी प्रभुत्व के विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण विरोध। ठीक है, 1815 में विजयी यूरोपीय शक्तियां कहाँ एकत्र हुई, वियना में ना। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। समझे बात को। की अध्यक्षता कौन करा था, मेटरनिक करा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर। 1815 के वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताए थे, यूरोप में पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापना, ये क्या था, उद्देश्य था किसका, वियना सम्मेलन, जो 1815 में हुआ था। 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था उसका मेजबानी। समझे बात। मेटरनिक की नीति कैसी थी, घोर प्रतिक्रियावादी थी नीति। ठीक है, जो कोई बदलाव नहीं चाहता था। समझे बात को। वियना सम्मेलन में किन प्रमुख देशों ने भाग लिया, तो ब्रिटेन, रूस, रसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गणतंत्र और लोकतंत्र का विरोध एवं पुरानी व्यवस्था को क्या करना था, पुनः स्थापना करना। यही था मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। समझे बात को। पर का एग्जाम का क्वेश्चन देखे थे,
टफ नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोलते टफ था। क्यों? क्योंकि वो पूरा अच्छा से पढ़ के नहीं गए थे, समझे बात को। और जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे चैप्टर 1, बोले थे ना जो ये पढ़ लेगा उससे उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं, इसी से आया था सवाल, समझे बात को। तो आप ध्यान से पढ़िए, समझे बात को। ये भी चैप्टर पूरा पढ़ लिएगा तो इससे पूरा सवाल बन जाएगा इस चैप्टर का, समझे। पूरा आज तो नहीं पढ़ाएंगे, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा वीडियो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वियना सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ? तो वियना सम्मेलन का परिणाम ये हुआ कि नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, समझे। मेटरनिक ने इटली को किस प्रकार विभाजित किया था? तो कई छोटे छोटे राज्यों में 49 रियासतों में क्या किया था? विभाजित किया था मेटरनिक, ठीक है। और पूरा कंट्रोल किसका था? ऑस्ट्रिया का था। सिसिली और नेपल्स का शासन किसे सौंपा गया? तो सिसिली और नेपल्स का शासन जो था बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को सौंपा गया था। तो सौंपा गया था बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को सौंपा गया। रोम और उसके आसपास के राज्यों का नियंत्रण किसे दिया गया? तो रोम और उसके आसपास के राज्यों का नियंत्रण पोप को दिया गया था। किसके दिया गया था? पोप को दिया गया था। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का, ठीक है। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का था। तो दिक्कत परमा, मोडेना और टस्कनी के राज्य किसे सौंपे गए? देखिए तो हैप्सबर्ग राजवंश को, हैप्सबर्ग राजवंश को। तो दिक्कत जर्मनी में कितनी रियासतें का संघ बनाया गया था? तो 39। कितना? 39, समझे बात को। ये पूरा कंट्रोल इसका किसके पास था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के पास था, समझे। कोई दिक्कत? बोलिए। जर्मन राज्य पर किसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था? ऑस्ट्रिया का। मेटरनिक ने जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना को रोकने के लिए क्या किया? मेटरनिक जो था वियना सम्मेलन किया था और राज्यों का संघ बना दिया और किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन को दबा दिया, समझे बात को। फ्रांस में वियना सम्मेलन के बाद किस राजवंश की पुनः स्थापना हुई? तो बुर्बो राजवंश की। ये क्या है? वियना सम्मेलन के बाद बुर्बो राजवंश का फ्रांस में स्थापना हुआ। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? तो लुई 18वां। क्या? लुई 18वां। लुई 18वां ने किस प्रकार की नीति अपनाई? तो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के बीच सामंजस्य की, ठीक है। लुई 18वां ने कब संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया? तो 2 जून 1814 को, 2 जून 1814 को। फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र कब तक चला? तो 1848 तक, ठीक है। फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र कब चला था? कब तक? तो 1848 तक। चार्ल्स दसम के शासनकाल में क्या परिवर्तन किए गए? बताइए, चार्ल्स दसम के शासनकाल में क्या परिवर्तन किए गए? तो पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और चार्ल्स दसम की नीतियों का परिणाम क्या हुआ? तो 1830 की क्रांति हुई थी चार्ल्स दसम के कारण, समझ बात हो। क्योंकि चार्ल्स दसम जो था लुई 18वां से ज्यादा रूढ़िवादी था, है ना। वियना सम्मेलन के बाद बनाई गई व्यवस्था कितने समय तक स्थायी रही? ज्यादा समय तक नहीं रही, जल्द ही राष्ट्रता की भावना के कारण यह टूट गई, ठीक है। वियना सम्मेलन किसकी विजय थी? प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी वियना सम्मेलन, ठीक है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। वियना क्या था? ऑस्ट्रिया का राजधानी था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहा था। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में कौन सी दो शक्तियां उभर रही थी? तो जनतंत्र और राष्ट्रवाद, ठीक है। आगे देखिए, नेपोलियन के युद्धों से कौन सा संतुलन बिगड़ गया? बताइए, नेपोलियन के युद्धों से कौन सा संतुलन बिगड़ गया? यूरोप की राजनीतिक शांति और संतुलन क्या हो गया था? बिगड़ गया था। नेपोलियन के अभियान किसे जागरूक करने का माध्यम बने? तो यूरोप के विभिन्न देशों को, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को किसके लिए खुला बनाया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अखबारों, सड़कों और आम जनता के लिए क्या बनाया? खुला बनाया। मेटरनिक की नीति किस प्रकार की थी? तो मेटरनिक की जो नीति थी पुरातन पंथी और प्रतिक्रियावादी थी। मतलब जो पुराने रीति रिवाज में क्या करे? विश्वास करे।
समझे बात को? तो दिक्कत, वियना सम्मेलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? यह राष्ट्रीयता और लोकतांत्रिक शक्तियों को रोक नहीं सका। का सबसे बड़ा कमजोरी यही था कि राष्ट्रीयता और लोकतंत्र को रोक नहीं सका था वियना सम्मेलन। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी को किस रूप में संगठित किया? तो वास्तविक और राजनीतिक इकाइयों के रूप में संगठित किया था। कौन? नेपोलियन ने। किसे? इटली और जर्मनी को। वियना सम्मेलन के बाद कौन सा युग प्रारंभ हुआ? तो मेटरनिक युग हुआ था। समझे बात को? वियना सम्मेलन के बाद मेटरनिक युग प्रारंभ हुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ था? चलिए बताओ, जहाँ से सब सुन रहा है वहीं से बताएगा, जोर से बोलो। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। वियना क्या था? ऑस्ट्रिया की राजधानी। अध्यक्षता कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। आगे देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति देखिए। जुलाई 1830 की क्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्न आपके बुक से बन सकते थे वो सारा यहाँ पे है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस क्रांति से जितना ही प्रश्न आएगा एक भी नहीं छूटेगा। चार्ल्स दशम किस प्रकार का शासक था? देखिए, तो वह एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश मतलब समझते हैं? राजा को कोई मतलब नहीं है कि जनता कैसे जी रहा है, कैसे कौन सा मुश्किल में है, कौन सा दुविधा में, कौन सा कठिनाई में है। बस राजा अपने भोग विलास में मस्त है। समझे बात को? इसी को निरंकुश है। प्रतिक्रियावादी तो समझा दिए थे। तो वह एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। कौन? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ने फ्रांस में किन भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था? तो राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का किया था, प्रयास किया था। चार्ल्स दसम ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? तो पॉलीग्रेग को प्रधानमंत्री बनाया था। और जो सत्ता था किसको दे दिया था? तो जातीय वर्ग को, और अभिजात्य वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त था। पॉलीग्रिक की नीति क्या थी? उसने समान नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात्य वर्ग को विशेष अधिकार देने का प्रयास किया था। समझे बात को? यही था पॉलीग्रिक की नीति। ने क्या किया था? समान नागरिक संहिता को स्थान पर अभिजात्य वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त। उदारवादियों ने पॉलीग्रिक की नीति को किस रूप में देखा? बताइए। उदारवादियों ने पॉलीग्रिक की नीति को किस रूप में देखा? तो क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र के रूप में। ठीक है, क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र के रूप में देखा था। चार्ल्स दसम ने उदारवादी का विरोध करने के लिए क्या कदम उठाया? तो 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया था। ठीक है, क्या चार्ल्स दसम ने उदारवादियों के विरोध में क्या किया था? 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया था। चार्ल्स दसम के 4 अध्यादेश का क्या प्रभाव पड़ा? पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। तो जो 4 अध्यादेश प्राप्त किया था, बनाया था, उससे और जो है पेरिस में क्रांति क्या हो गई थी? उत्पन्न हो गई थी। फ्रांस में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो 28 जुलाई 1830 को। फ्रांस में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 18 जुलाई 1830 को। जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम हुआ कि चार्ल्स दसम को गद्दी छोड़नी पड़ी। चार्ल्स दसम को गद्दी क्या करनी पड़ी? छोड़नी पड़ी। और वह इंग्लैंड चला गया। कहाँ चल गया था वो? इंग्लैंड चला गया। समझे बात को? जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश का शासन समाप्त हो गया? बताइए। तो पूर्व वंश का शासन समाप्त हो गया। पूर्व वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी गई थी? बताइए। पूर्व वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी गई थी? बताइएगा। तो आर्लियंस वंश को। किसको? आर्लियंस वंश को। इसके बाद राजा कौन बना? बताओ। लुई फिलिप राजा बना था। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद कौन राजा बना? तो लुई फिलिप। ठीक है, लुई फिलिप को सत्ता किसके समर्थन से प्राप्त हुआ था? तो उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन से समर्थन प्राप्त हुआ था। लुई फिलिप की नीतियां किसके पक्ष में थी? उदारवादियों के पक्ष में थी। किसके पक्ष में थी? उदारवादियों के पक्ष में। लुई फिलिप किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? संवैधानिक गणतंत्र का। संवैधानिक गणतंत्र का। जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जुलाई 1830 की क्रांति का चार्ल्स दसम की निरंकुश नीतियां और उदारवादियों का दमन, यही मुख्य कारण था 1830 की क्रांति का। समझे बात को? फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? जुलाई की क्रांति से नाम जाना जाता है, ये भी इसमें कोई पूछे वाला बात है।
चार्ल्स दसम के इंग्लैंड भागने के बाद फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा? लुई फिलिप बैठा। ठीक है। आगे देखिए, चार्ल्स दसम की नीतियों का विरोध किसने किया? प्रतिनिधि सदन और उदारवादियों ने। प्रतिनिधि सदन और उदारवादियों ने। चार्ल्स दसम उदारवादी था, लेकिन क्या था? महत्वाकांक्षी था, है ना? फिलॉसफी क्या था? भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करे। देखिए, ये चार्ल्स दसम का मानना था। चार्ल्स दसम ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए क्या किया? तो 4 अध्यादेश जारी किए। ठीक है, कितना? 4 अध्यादेश जारी किए। समझे बात को? चार्ल्स दसम के जाने के बाद फ्रांस में कौन सी शासन का? अरे ये तो अभी बताया है। रुक जाइए 2 मिनट। देखिए, चार्ल्स दसम के जाने के बाद फ्रांस में कौन सी शासन व्यवस्था लागू की गई? तो संवैधानिक गणतंत्र। पॉलीग्रिक की नियुक्ति से कौन असंतुष्ट थे? तो उदारवादी वर्ग। चार्ल्स दसम शासनकाल किस वंश के अंत के रूप में याद किया गया था? तो बुर्बो वंश के अंत के रूप में। लुई फिलिप ने किन्हें समर्थन दिया? तो उदारवादी और संवैधानिक लोकतंत्र को। चार्ल्स दसम की निरंकुशता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? 4 अध्यादेश की घोषणा। ठीक है। 1830 की क्रांति का प्रभाव यूरोप में कैसे पड़ा? तो इससे यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावना क्या बढ़ी? समझे बात को? यही जो था 1830 की क्रांति का पूरा यूरोप पे पड़ा था। चार्ल्स दसम को हटने के बाद सत्ता परिवर्तन कैसा था? तो शांतिपूर्ण लेकिन क्रांति के दबाव में हुआ था ये। चार्ल्स दसम इंग्लैंड क्यों भागा गया? क्रांति के कारण उसे गद्दी छोड़नी पड़ी थी, इसलिए क्या भाग गया इंग्लैंड। लुई फिलिप की सत्ता किन विचारों पर आधारित थी? तो उदारवाद और संवैधानिक गणराज्य। चार्ल्स दसम ने किस घटना के बाद गद्दी छोड़ी थी? तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दसम ने फ्रांस की गद्दी छोड़ दी थी और इंग्लैंड भाग गया था। समझे बात को? कोई दिक्कत? 1830 की क्रांति से प्रभाव से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे है आपके सामने। देखिए, जितना भी कराए हैं ऑफलाइन, बच्चा ध्यान सुन लो, सुनेंगे शाम को। जिस दिन भी क्लास में, मान लीजिए आज क्लास हुआ तो आज शाम को सुनेंगे क्लास में। ठीक है, चाहे कल शाम को सुनेंगे क्लास में 7 बजे। ठीक है, और जो नहीं सुनाएगा जानता ही है। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति किस बात की सूचक थी? तो कट्टर राजसत्वादियों का प्रभाव कम हो रहा था, यही जुलाई 1830 की क्रांति का सूचक था। 1830 की क्रांति किस वर्ग और सिद्धांत की देन थी? मध्यम वर्ग और लोक सभ्यता के सिद्धांत की। 1830 की क्रांति ने किस क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 के सिद्धांतों को क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। यानी फ्रांसीसी क्रांति में जो सिद्धांत थे वही 1830 की क्रांति में क्या हुआ था? पुनः जन्म हुआ था उसका। इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के उद्देश्य को क्या सिद्ध किया? निर्मूल, मतलब असफल सिद्ध किया। 1830 की क्रांति का प्रभाव कहाँ तक पड़ा? संपूर्ण यूरोप पर पड़ा था इसका प्रभाव 1830 की क्रांति। समझे बात को? आगे देखिए, इस क्रांति से कौन सी भावनाएं प्रस्फुटित हुई? राष्ट्रीयता और देश की भक्ति का भावना जो है चारों तरफ फैल गया। 1830 की क्रांति ने किन महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया? तो यूरोपीय राष्ट्रों को राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार और राष्ट्रवाद के विकास का जो है परिवर्तन का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। समझे बात को? इन दो देशों में एकीकरण की नींव 1830 की क्रांति ने रखी। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण का नींव जो था ये 1830 का क्रांति रखा था। इन देशों में तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था। बताइए, इन देशों में तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था। तो यूनान और पोलैंड और हंगरी। ठीक है, यूनान, पोलैंड और हंगरी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसके खिलाफ विरोध बढ़ने लगा? लुई फिलिप के खिलाफ। किसके खिलाफ? लुई फिलिप के खिलाफ विद्रोह क्या होने लगा? बढ़ने लगा विरोध। समझे बात को? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए? नहीं प्रॉब्लम।
1830 की क्रांति ने फ्रांस में किस और संकेत किया? एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होने की ओर, ठीक है। 1830 की क्रांति ने यूरोप में किस विचारधारा को बदल दिया? देखिए, तो राष्ट्रवाद और संवैधानिक सुधारक विचारधारा को बदल दिया। 1830 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव क्या था? 1830 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव क्या था? यूरोप में लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। यूरोप में लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय आंदोलन क्या हुआ? तेज हुआ। 1830 की क्रांति से फ्रांस में किस वंश का अंत हुआ? तो पूर्व वंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, आगे देखिए। 1830 की क्रांति ने यूरोपीय देशों में किन आंदोलन को जन्म दिया? तो राष्ट्रीयता और संवैधानिक सुधारों को क्या दिया था? सुधारों के आंदोलन को जन्म दिया था। 1830 की क्रांति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ी और राजतंत्र कमजोर हो गया। ठीक है। 1830 की क्रांति से कौन सी कांग्रेस की नीति असफल हो गई? तो वियना कांग्रेस 1815 की नीति क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। ठीक है। फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद सत्ता किसे मिली? लुई फिलिप को मिली। 1830 की क्रांति ने फ्रांस में किस शासन व्यवस्था को बदल दिया? तो बल दिया, संवैधानिक राजतंत्र को क्या दिया? बल दिया। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप का शासन कैसा रहा? शुरुआत में उदार था लेकिन बाद में अलोकप्रिय हुआ। ठीक है। लुई फिलिप जो शुरुआत में क्या था? उदारवादी था, बाद में ये जो था अलोकप्रिय हो गया। आगे देखिए, सन 1848 की क्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्न बन सकता था मैं बना दिया है, तो आप पढ़ लीजिए, आप लोग देख लीजिए। लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था? उदारवादी था लेकिन अत्यधिक क्या था? महत्वाकांक्षी था, मतलब अपना भला सबसे ज़्यादा चाहता था। लुई फिलिप ने 1840 में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गीजो को। किसको? गीजो को। गीजो किस प्रकार की नीतियों का समर्थक था? वह कट्टर प्रतिक्रियावादी था, समझे बात को, जो मेटरनिक था, और किसी भी प्रकार के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के क्या था? विरोध था। लुई फिलिप किस वर्ग को अपने पक्ष में रखना चाहता था? पूंजीपति वर्ग को, अमीर थे, कैपिटलिस्ट जिसको बोलते, तो जो थे अपने वर्ग में रखना चाहता था। कौन? लुई फिलिप। समझे बात को? लुई फिलिप के शासन में कौन सी समस्या बढ़ गई बताइए? तो भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या क्या हुई थी? और बढ़ गई थी। 22 जनवरी 1848 ईस्वी को क्या हुआ? 22 जनवरी 1848 ईस्वी को क्या हुआ? सुधारवादियों ने पेरिस में क्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का क्या किया था? आयोजन किया था। 22 फरवरी 1848 को सुधारवादियों ने पेरिस में कियर्स में, कहाँ? कियर्स में के नेतृत्व में एक विशाल भोज का क्या किया था? आयोजन किया था। लुई फिलिप को गद्दी कब छोड़नी पड़ी? तो 24 फरवरी 1848 को। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़ने के बाद कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया है। गणतंत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई? नेशनल असेंबली द्वारा की गई। गणतंत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? नेशनल असेंबली के द्वारा। गणतंत्र की घोषणा के साथ कौन से अधिकार दिए गए? गणतंत्र की घोषणा के बाद कौन सा अधिकार दिए गए? 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? मार्टिन। कौन था? मार्टिन। सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई बला। ये दोनों में नहीं बनता था, समझे बात को, दोनों में हमेशा टकराव बन होते रहता था। गणतंत्रवादियों और सुधारवादियों में क्या हुआ? दोनों के बीच क्या हो गया? मतभेद शुरू हो। ठीक है। फ्रांस का सम्राट कौन बना? लुई नेपोलियन। फ्रांस का सम्राट कौन बना? लुई नेपोलियन। 1848 ईस्वी क्रांति से किन देशों पर प्रभाव पड़ा? 1848 की क्रांति से जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड पर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। समझे बात को? 1848 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत। यही था क्या? 1848 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने इस क्रांति का कैसे उपयोग किया?
इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने इस क्रांति का कैसे उपयोग किया? उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक लोकतंत्र की मांग को आगे बढ़ाया था। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखिए। आज का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर क्या थी? आधारित थी। ठीक है, देखिए पूरा चैप्टर हम इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि पूरा चैप्टर कराएंगे तो बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आज इतना पढ़े हैं तो रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, और ऑफलाइन वाला बच्चा इसको पूरी अच्छी तरह से याद कर लेगा तो फिर डेंगा पानी खेलेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, समझे बात को। और पढ़ाई कीजिए ना, दिखावा वाला पढ़ाई नहीं। भोजपुरी में एक कहावत भी है, खाली झमकवला से ना हुई। ठीक बा, तो पढ़ाई करना है लेकिन दिखावा वाला नहीं कि मम्मी पापा को पूरा दिखाने के लिए ना कॉपी किताब खोल के बैठ गए हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा है। समझे बात को, तो वो वाला पढ़ाई नहीं करना है। तो रिवाइज कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।